गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। ऑलरेडी डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में जो गोल्डन या प्लेटिनम टेस्ट सीरीज चल रहा है पर्टिकुलर नीट एग्जाम के लिए, उसमें जो 15 नंबर का भी टेस्ट हुआ था मंडे को, उसके फिजिक्स का जो पोर्शन है उसको सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें कि एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसका फर्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, और जो सेकेंड पार्ट उसका क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग 16 नंबर से है, 16 नंबर से है, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, जिसमें जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ होगा उसके एनालिसिस आप लोग कर लीजिए। अब आज जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 16 से होगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड हो चुका है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और बता दें इसका जो सिलेबस था होल इलेक्ट्रिसिटी था। 15 नंबर टेस्ट में पूरी इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस थे, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सिंपल सर्किट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस। ओके, तो आज के भी जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। द स्ट्रिंग मेक एन एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम per centimeter cube. The angle remains unchanged, remains same if density of the material 1.6 gram per centimeter cube, the डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। पूरे प्रोसेस अगर आप सॉल्व करोगे तो बड़ा टाइम लगा दोगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बुक में 3-4 जगह मिलेगा वैल्यू चेंज करके, जिसमें कि लिक्विड की डेंसिटी जिसको रो कहते हैं वो दे दिया है, बॉडी की डेंसिटी सिग्मा दे दिया है। तो रो और सिग्मा के टर्म में आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को डायरेक्ट 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को इसे चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है इसमें यह कह रहा है कि एक रिजिड सपोर्ट से 2 स्ट्रिंग के हेल्प से 2 चार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ है ना, और ये टोटल एंगल दिया है 30 डिग्री। इस पे चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है, तो ये इसे इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। इक्विलिब्रियम में क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि इसका देखो मास mg काम करेगा, वेट, इसका वेट mg नीचे काम करेगा, इसके द्वारा इस पर रिपल्सन फोर्स F लगेगा, इसके द्वारा इस पर रिपल्सन फोर्स F लगेगा। ओके, ये सेपरेशन है D। अब कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में लाके डिप कर दिया जाए, है ना, इस पूरे को लिक्विड में डिप कर दिया जाए, इस पूरे को। तो कह रहा है एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंगल अभी भी उतना ही है। तो क्योंकि लिक्विड में डिप करने से इसमें इनके आपस में लगने वाला फोर्स भी चेंज हो जाएगा, और साथ में ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा, ग्रेविटी जी डैश काम करने लगेगा। तो इस लिक्विड का क्या बताना है? डायरेक्टिव कांस्टेंट K बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें कि लिक्विड की जो डेंसिटी जो रो है वो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये क्वेश्चन में दिए हैं, और जो बॉडी की डेंसिटी सिग्मा है ये 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है। यही बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक में आपको मिल जाएंगे, यही डेंसिटी बस चेंज कर देता है। तो इसको सॉल्व करने का बेटा जो ट्रिक है, डायरेक्टिव कांस्टेंट K इज इक्वल टू, इसको याद कर लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन आप चुटकी बजा के सॉल्व करते रहिए। क्लास में सब फॉर्मूला डिराइव करके हमने फॉर्मूला बताया भी था, कि ऐसे क्वेश्चन सामने आवे तो डायरेक्ट इस ट्रिक से सॉल्व कर लो। तो एक टेस्ट में आपको इसी ट्रिक से क्वेश्चन करना चाहिए था। सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो देख लो। अब बड़ा आसानी से आप क्वेश्चन ये आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टिव कांस्टेंट ऑफ लिक्विड सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। हियर सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड स्फीयर जिस पे चार्ज दिया है, एंड रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसमें कि अगर वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो सिग्मा का वैल्यू है 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 1.6 अपॉन
0.8 इज इक्वल टू 16/8, दैट इज के का जो वैल्यू है वो 2 है, जो डायरेक्टिव कांस्टेंट है वो कितना है 2 है। एक बार अगर इस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो इस मेथड से ना, तो ऐसे क्वेश्चन जितने बुक में दिए हैं एग्जाम में अगर आ गया तो आप कम से कम समय में मन को प्रसन्न रखते हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे सिग्मा अपान सिग्मा माइनस रो। अब नहीं तो पूरा ग्रेविटी का फॉर्मूला यहाँ यूज कीजिए, डायरेक्टिव कांस्टेंट अप्लाई करके उसके बाद से तब फोर्स का फॉर्मूला यूज कीजिए, फिर टेंशन दिखाइए, उसके बाद से मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगा करके टेंशन का कंपोनेंट लीजिए, तो फिर लेंदी चला जाएगा। लेकिन कंपटीशन में सॉल्व करना है तो कम से कम समय में सॉल्व करना है, तो एक बार सॉल्व कर लो, हमेशा के लिए आपका ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। तो ये ट्रिकी है, सिग्मा अपान सिग्मा माइनस रो, इससे आपको क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं आंसर इसमें क्या है। देखो के का वैल्यू यहाँ 2 दिया है, देखो 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, आंसर है। आसान लगा कि नहीं बेटा बताओ? अगर आसान लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आसान लगा कि नहीं लगा, सीखे कि नहीं आप सीखे। और इसी बात पे आप वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए और दोस्तों मित्र को खूब शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबको इसका बेनिफिट मिले। 17 क्वेश्चन, ये एक आर्क है, देख रहे हो आर्क है, जैसे एक रिंग होता है, पूरे रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन ये 120 डिग्री का आर्क है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को देखो फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा आर्क के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आर्क का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, नहीं तो आर्क का इंटेंसिटी निकालने के लिए तो फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा, जो कभी आप नहीं कर सकते, सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आर्क का इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए बस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इस पे जो चार्ज दिया है ये भी आप लोग देखिए कि जो चार्ज दिया है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ सेंटर जो इंटेंसिटी होगा, देखो माइनस चार्ज की तरफ होगा, इंटेंसिटी होगा माइनस चार्ज की तरफ, प्लस होता तो अवे होता, माइनस है तो टुवर्ड्स है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आई एक्सिस मतलब आई कैप की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, आई कैप की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है तो ये गलत हो गया, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इसका मतलब इन्हीं तीनों में कोई संभावना है, ये तो एकदम से गलत हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन माइनस नहीं प्लस डायरेक्शन में। तो प्यारे बच्चों आर्क का जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सेंटर पर, आर्क के सेंटर पे जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं याद है तो आप देख लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखना है 2, और लेमडा है वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा अपान रेडियस r इंटू साइन, और यहाँ ब्रैकेट में θ/2 है ना। यानी जो एंगल यहाँ दिया देखो 120 डिग्री पूरा एंगल दिया है 120 डिग्री, तो उसका आधा 60 डिग्री हम लोग को यहाँ पर रखना है। अब कुछ नहीं करना है, बस लेमडा का वैल्यू रख दो, तो यहाँ जा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो अभी हम लेमडा का वैल्यू रख लेंगे 2 लेमडा अपान r, और साइन यहाँ पे आ जाएगा साइन, और टोटल एंगल है 120 डिग्री, 120 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में θ/2 आता है। अब आ गया प्यारे बच्चों ये लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये सबको पता है। बस लेमडा का वैल्यू अगर आप रख लो तो काम बन जाएगा यहाँ पर। अब अगर देख सकते हो कि जो लेमडा होता है वो होता क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना। अब इसमें लेंथ कितना है, तो जो आर्क बनाया है वो कितना बना है, 120 डिग्री का आर्क है। तो 120 डिग्री किसी भी सर्कुलर लूप को 120 डिग्री 3 पार्ट में डिवाइड करता है। यानी जो लेंथ है प्यारे बच्चों, जो लेंथ है वो टोटल लेंथ 2 पाई r का 1/3 है, 1/3। तो यल के स्थान पर लिख दो 2 पाई r अपान 3 चला गया न्यूमरेटर में। ये वैल्यू अब यहाँ पे अगर पुट कर दो, जो आंसर हम लोग आया है सेंटर पे इंटेंसिटी कितना आया है भाई, उसमें लेमडा का वैल्यू पुट कर दो, देखो √3/2 2 पाई r लेमडा, तो यहाँ जाएगा √3/2 इंटू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसी में लेमडा का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 2 √3/2 और लेमडा। तो आओ यहाँ हो गया √3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और लेमडा का वैल्यू 3q/2 पाई r। ओके, अब अगर हम लोग देखें तो सेंटर पे इंटेंसिटी आ गया 3√3q/8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर और डायरेक्शन आ रहा है एक्स एक्सिस के अलांग, यानी यहां आ जाएगा आई कैप, ये आंसर आ जाएगा। तो कितने भी डिग्री के आर्क का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, कितने भी डिग्री के आर्क का, तो देखो ये आंसर आ गया 8 पाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर 3√3 क्यू आई कैप। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आर्क के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मन में आप सोचो कि हम सर्कुलर आर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उसका फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला आप याद कर लो, फॉर्मूला मन में अगर है तो चाहे सेमी सर्कुलर आर्क दिया हो 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री, चाहे जितने डिग्री का आर्क चार्ज आर्क दिया है तो उसके सेंटर पे इंटेंसिटी आप निकाल सकते हैं। लेकिन वही अगर आर्क अगर कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट रिंग है, तब उसके सेंटर पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट रिंग के सेंटर पे कुल एंगल 360 डिग्री होता है, उसका आधा करेंगे तो 180 आएगा। और फॉर्मूले में साइन 180 का वैल्यू रख दो तो 0 आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये आर का फॉर्मूला आप इसको तैयार कर लीजिए। यही इसीलिए क्वेश्चन को दिया गया था कि उसी बहाने आपका फॉर्मूला क्या हो जाए, याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18, a 10 microfarad capacitor is fully charged to a potential difference of 50 वोल्ट, है ना। एक कैपेसिटर है, इसको फुली चार्ज कर दिया और कैपेसिटेंस जो दिया है वो दिया है 10 माइक्रोफैरेड। कितने वोल्ट तक चार्ज कर दिया, 50 वोल्ट तक। V1 का वैल्यू 50 वोल्ट है। इसके बाद से सोर्स से रिमूव करके इसको एक दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से लाके पैरेलल में जोड़ दिया, एक दूसरे कैपेसिटर से जो अनचार्ज है, और उसका कैपेसिटेंस C2 क्या करना है, फाइंड करना है। और इसका वोल्टेज V2 क्या है, 0 है। क्यों 0 है, अनचार्ज है। अब कॉमन जो पोटेंशियल मिल गया, कॉमन पोटेंशियल 20 वोल्ट मिल गया कॉमन पोटेंशियल, तो C2 का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, और बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस कॉमन पोटेंशियल का बेटा फॉर्मूला लगा दीजिए। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला सबको पता है। क्या पता है बताओ बेटा। तो कॉमन पोटेंशियल होता है C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया है 20 वोल्ट, तो यहाँ रख दीजिए 20 और यहाँ रख दीजिए C1 का वैल्यू 10 है, V1 का वैल्यू 50 है, C2 फाइंड करना है, V2 का वैल्यू 0 है चूंकि अनचार्ज है, अपान 10 प्लस C2। अरे C1 प्लस C2 है ना, तो यहाँ से देखो आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया बेटा 200 प्लस 20 C2 इज इक्वल टू 500, है ना। 500 प्लस 0, तो यहाँ से आ गया 20 C2 इज इक्वल टू 200, इधर आकर के आ गया 300, एक 0 से एक 0 कट गया। तो दूसरा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस है 15 माइक्रोफैरेड, 15 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस दूसरे वाले का है। तो ये कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जब चार्ज होता है तो ये कॉमन वोल्टेज हम लोग को मिलता है। तो इसका जो आंसर है आप देख लीजिए, 15 माइक्रोफैरेड दूसरा वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। ऐसे क्वेश्चन तो खूब आते हैं बेटा एग्जाम में, अरे खूब आते हैं, है ना, एकदम इजी क्वेश्चन माना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन द 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। देखो 4 माइक्रोफैरेड पे चार्ज फाइंड करना है, तो ऐसे में अब पता चले कि तुम इसको पैरेलल में जोड़ रहे हो, फिर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, फिर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, तो कितना टाइम तो सीरीज पैरेलल में ही लग जाएगा। इसलिए हमने बताया था कि बेटा रेशियो मेथड से क्वेश्चन क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। रेशियो मेथड से आप चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बिकॉज रेशियो मेथड इज ऑल्सो नोन एज सदाबहार मेथड। तो देखिए ना, 10 वोल्ट इसको जाके मिलेगा 10 वोल्ट, है ना, लेकिन ये 10 वोल्ट आकर के दो पार्ट में डिवाइड होगा। इसको मिलेगा V1 और इस पूरे कॉम्बिनेशन को मिलेगा V2। ये V1 4 के लिए होगा, V2 6 के लिए होगा। अब इसमें क्या करो बेटा, रेशियो ले लो, V1 V2 का रेशियो हो जाएगा 6 और 4, क्योंकि V बराबर Q अपान C होता है, वोल्टेज कैपेसिटेंस के इन्वर्सली डिवाइड होता है। तो देखो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो V1 V2 का रेशियो 6 और 4 का रेशियो, और 6 और 4 का रेशियो मतलब 3 और 2 का रेशियो आ गया। तो यहाँ से इसका वोल्टेज आप निकाल लीजिए, V1 का वोल्ट वैल्यू हो जाएगा 3 अपान इसका सम आ गया 5 इंटू टोटल वोल्टेज कितना है 10 है, इसकल टू कितने वोल्ट आ गया प्यारे बच्चों, 6 वोल्ट आ गया, क्योंकि 5 से ये कट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जब इसका V1 का वोल्टेज आ गया तो इस पर चार्ज फाइंड करना है, किस वाले पर, 4 माइक्रोफैरेड पे चार्ज फाइंड करना है। तो Q बराबर CB होता है, तो C का वैल्यू 4 है और V का वैल्यू 6 है, इसकल टू 24 माइक्रो कूलम का चार्ज
आपको विश्वास नहीं होगा बेटा कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नेट कैपेसिटेंस निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ा। इसी को बोलते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड इज आल्सो नोन एज सदाबहार मेथड। बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं फटाफट फटाफट खूब स्पीड में रेशियो मेथड से सॉल्व करते चले जाइए। रेशियो मेथड एकदम आसान लगने लगेगा। जितने ही कैपेसिटर की संख्या बढ़ती जाएगी रेशियो मेथड उतना ही ईजी होता चला जाएगा। तो इस तरह से 24 माइक्रोकूलम देखो इस पर चार्ज आ गया, वोल्टेज जैसे आया चार्ज आ गया। ये 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। ओके, a capacitor with capacitance 5 microfarad is charged to 5 microcoulomb. If the plate are pulled apart to reduce the capacitance of 20 microfarad, how much work is done? तो देखो पहले कुछ उसमें एनर्जी स्टोर होगा क्योंकि 5 माइक्रोकूलम उस पर चार्ज है, 5 माइक्रोफैराड उसका कैपेसिटेंस है। बाद में सेपरेशन को इस तरह से चेंज कर दिया गया कि कैपेसिटेंस उसका जो हो गया वो 2 माइक्रोफैराड हो गया, रिड्यूस होकर के। इसका मतलब सेपरेशन को बढ़ा दिया गया होगा दोनों प्लेट के बीच। तो ऐसे प्रोसेस में वार्डन पूछ रहा है, तो वार्डन निकालते समय कुछ नहीं करना है, सिस्टम की चेंज इंपोर्शन एनर्जी कर लेना है। और फाइनली कैपेसिटेंस कम हो रहा है ना, तो जो कम हो रहा है तो ऐसे में हम लोगों को फाइनल एनर्जी बढ़ जाएगी और इसलिए फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। और यहाँ पे वोल्टेज नहीं पता है, चार्ज पता है और कैपेसिटेंस पता है। और जब चार्ज और कैपेसिटेंस पता रहता है तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है Q²/2C। तो इसमें देखो Q² अपन लगा दो 2C2 और माइनस Q² अपन अप्लाई कर दो 2C1, क्योंकि पहले कैपेसिटेंस C1 है बाद में कैपेसिटेंस C2 हो गया। क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला के 3 फॉर्मूला होता है, एक हाफ CB² होता है, एक हाफ QB होता है और एक Q²/2C होता है। लेकिन चार्ज दोनों में सेम रहेगा क्योंकि ये कहीं सोर्स से कनेक्ट नहीं है, तो जितना चार्ज पहले है उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। चाहे कैपेसिटी आप चेंज कीजिए चाहे न कीजिए, चार्ज में अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज तो तब चेंज होता है जब कैपेसिटर सोर्स से कनेक्ट रहता है। अब बस इसको सॉल्व कर लो। तो जो वर्डन आ गया Q²/2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में 1/C2 - 1/C1। ओके, ये आ गया Q²/2। बाद में कैपेसिटी हो गया 2 माइक्रोफैराड। इनिशियली कितना था? इनिशियल कैपेसिटेंस था 5 माइक्रोफैराड, बाद में हो गया 2 माइक्रोफैराड। तो ये हो गया 5। अब माइक्रोफैराड है तो 10⁻⁶ बाहर कर दो तो ऊपर जाके 10⁻⁶ हो गया। अच्छा, अब चार्ज का वैल्यू कितना दिया है देख लो। चार्ज का वैल्यू दिया है 5 माइक्रोकूलम, तो जो चार्ज पहले रहेगा वही बाद में रहेगा। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। माइक्रोकूलम 2 बार होगा, स्क्वायर होने से 10⁻12 हो गया। अपन यहाँ 2 आ गया है ना। यहाँ का एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया, तो यहाँ आ गया 5 और माइनस ये आ गया कितना 2 × 10⁻6। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 25 × 10⁻12 और 10⁻6 मिलकर 10⁻6 हो जाएगा। और यहाँ से बच जाएगा 3/10 और यहाँ से क्या बच जाएगा 2, है ना। अब इसको चाहो तो आप सॉल्व कर लो, तो 25 × 3 ये आ गया 75 इंटू ये चला जाएगा न्यूमरेटर में तो 10⁻7 हो जाएगा और अपान 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आप डिवाइड कर लो, तो जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना 3, हाँ 2 3 जा 6, फिर बचा कितना 15, तो यह आ जाएगा 7 और पॉइंट कितना आ गया 5 × 10⁻7 इक्वल टू 3.75 × 10⁻6 जूल का क्या होगा वर्डन होगा। 3.75 × 10⁻6 जूल का वर्डन, है ना। तो चेंज इन पोर्शन एनर्जी फाइंड करना है, चेंज इन पोर्शन एनर्जी ही वर्क डन के बराबर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन। A parallel plate capacitor with plate area 1 meter square each are at the separation point 1 meter. If the electric field between the plate is 100 Newton per coulomb, the magnitude of the charge। देखो एरिया 1 मीटर स्क्वायर दे दिया है, सेपरेशन पॉइंट 1 मीटर दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच दे दिया है और चार्ज क्या करना है फाइंड करना है। तो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच
जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ये होता है E इक्वल टू सिग्मा अपान एक्साइलम नॉट। भाई एक प्लेट पे प्लस होता है दूसरे प्लेट पे माइनस होता है, तो सिग्मा अपान क्या होगा, एक्साइलम नॉट। अब आप क्या करो, इज इक्वल टू, और सिग्मा होता है चार्ज अपान एरिया, है ना, तो सिग्मा को चार्ज अपान एरिया रख दो, यहाँ एक्साइलन नॉट रहने दो। चार्ज फाइंड करना है बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू एक्साइलन नॉट, सबका कर दो मल्टीप्लाई। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया है 100 न्यूटन पर कूलम, एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। ओके, तो 100 एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और एक्साइलन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 पावर -12 यहाँ पे दिया है, एक्साइलन नॉट का वैल्यू अलग से लिख दिया है। ओके, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो तो आ गया 8.85 इंटू 10 पावर -10 कूलम का चार्ज है उस कैपेसिटर पर, है ना। तो इतना पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज रहता है, ये भी ध्यान देना चाहिए। तो इस हिसाब से आंसर मिला प्यारे बच्चों, देखो 8.85 इंटू 10 पर -8 कूलम इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। टू स्फेरिकल कंडक्टर्स एंड बी ऑफ रेडियाई 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर, है ना। एक स्फेयर है एक दूसरा स्फेयर है, दोनों का रेडियस दे दिया है, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस कितना है r2 है। सेपरेटेड बाई ये डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, इससे कोई लेना देना नहीं है कितने सेपरेशन पर है। यूनिफॉर्मली चार्ज है। इफ द स्फेयर आर कनेक्टेड बाई ए कंडक्टिंग वायर, दोनों को क्या किया, एक वायर से दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस, दोनों मतलब वायर से जब कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज का रिड्यूसेशन प्रारंभ हो जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम ना प्राप्त हो जाए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर दोनों को जो इंटेंसिटी का रेशियो होता है ये आपको याद रखना चाहिए, इनके सीधे सीधे रेडियस के इन्वर्सली होता है, R2 और R1 का रेशियो, है ना। चार्ज रेडियस का रेशियो आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस के इन्वर्सली R2 R1 का रेशियो होता है। तो R2 का वैल्यू देखो 2 mm दिया है और R1 का रेशियो 1 mm दिया है। तो इस तरह से जो आंसर आ गया 2/1 आ गया, यानी 2 और 1 का रेशियो आ गया। देखो एक झटके में सॉल्व हो गया, आंसर कितना आ गया 2:1 आ गया। (23) नंबर क्वेश्चन, a sphere of aluminum foil of negligible thickness is introduced between the plate of a capacitor, the capacitance of the capacitor becomes। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पहले प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया A है, सेपरेशन D है, तो इसका कैपेसिटेंस C है। तो C इज इक्वल टू (A/D) होगा। अब कह रहा है कि दोनों प्लेट के बीच में ला करके, दोनों प्लेट के बीच में आकर के एल्युमिनियम का फॉयल नेग्लिजिबल थिकनेस का एक प्लेट रख दिया दोनों के बीच में। तो देखो ये कैपेसिटर है, दोनों प्लेट हैं, इनके बीच में ला करके एक दूसरा प्लेट रख दिया। तो ये हो गया प्यारे बच्चों C', ये भी हो गया C', ये हो गया D/2 और ये भी क्या हो गया D/2। अब दो कैपेसिटर बन गए और दोनों किस में हो गए, देखो सीरीज में, दोनों सीरीज में हो गए। तो अब जो नेट कैपेसिटेंस आएगा C' और C' मिलके C'/2 हो जाएगा। 1/2 इसको रहने दो और C' का वैल्यू रख दो (ε0), एरिया वही रहेगा लेकिन सेपरेशन तो अब आधा हो गया, है ना। 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 2 से 2 कट गया, (ε0) A/D आ गया और ये इनिशियल वैल्यू देखो C के बराबर है। तो इस तरह से जो वैल्यू पहले था वही वैल्यू अभी भी आ रहा है। तो इस फाइल को लाकर इसके बीच में कहीं भी रख दो तो इसके कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटी क्या रहेगा, रिमेंस अनचेंज रहेगा, क्योंकि यहाँ दो कैपेसिटर बन गए C' और दोनों तो सीरीज में हो गए। तो C' और C' सीरीज में मिलके हो जाएगा C/2 और C'/2 और C' के वैल्यू रख दो, फिर C के बराबर देखो आ जा रहा है, इसलिए रिमेंस अनचेंज रहेगा। कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन,
इसको सॉल्व करना था। ए और बी के बीच नेट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो अब कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाए होंगे कौन सीरीज है पैरेलल है, कि स्पष्ट दिख रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ देखो ए है, ये वायर से कनेक्ट है तो ये पॉइंट भी ए है, और इस पॉइंट को अगर हम ई मान लें तो ये कैपेसिटर ए और ई के बीच कनेक्ट है, और ये कैपेसिटर भी ए और ई के बीच कनेक्ट है। जो वोल्टेज इसको मिल रहा है वही वोल्टेज इसको मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया पैरेलल, तो ये सी आके इसके साथ जुड़ जाएगा, और जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो सी और सी पहले मिलके कितना हो गया 2C, ये वाला। उसी तरह से देखो ये इधर कनेक्ट है तो इस पे वोल्टेज एक बराबर मिलेगा, तो ये आके इधर जुड़ जाएगा, ये सी अपने स्थान पे ऐसे पड़ा रहेगा। देख लो इधर क्या है बी है, और ये इसमें चला गया, और इधर सी ऐसे पड़ा रहेगा, और ये सी और सी इधर आकर के कितना हो गया 2C हो गया। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया, इधर आ गया और इधर आ गया। अब इन दोनों को सीरीज में जोड़ लो, इन दोनों को सीरीज में जोड़ के पैरेलल में जोड़ लो, तो ए और बी के बीच अगर टोटल कैपेसिटेंस देखोगे तो इन दोनों का सीरीज हो जाएगा कितना 2C इंटू सी, यानी 2C बाई कितना आ गया 3, और ऐसा ऐसा दो बार है पैरेलल में तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ेगा, तो ये कितना आ गया 4C/3, इसका आंसर आ गया। देखो 4C/3 क्लियर हुआ। तो देखो बेटा ये दोनों पैरेलल हैं, इधर ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसको इसमें मिला दो, इसको इसमें मिला दो, फिर इसको सीरीज में जोड़ के लास्ट में पैरेलल में जोड़ दो। 25 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन है। अब कई बच्चे उलझ गए होंगे, हाँ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए कि आप उलझे थे कि नहीं उलझे थे प्यारे बच्चों। अगर आप क्वेश्चन खूब सॉल्व कीजिए, हमने बोला था ना कि हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते जैसे मन में सब क्वेश्चन सॉल्व करते। आप देखो ना ये जो कैपेसिटर है सोच नहीं पा रहे होगे कि ये कैपेसिटर सीरीज में जाएगा कि पैरेलल में जाएगा, जबकि देख रहे हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्ट हैं। ये बी पॉइंट है तो ये भी बी पॉइंट है, ये भी बी पॉइंट है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। ये भी इधर देखो आपस में कनेक्ट है, शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। तो बस ये कैपेसिटर बचा, ये बचा, ये बचा, ये तीनों किसमें हो गए पैरेलल में, तो C + C 2C प्लस 2C मिलकर कितना आ गया 4C। क्योंकि लास्ट में ये देखो ना ऐसे पैरेलल में जुड़ जाएंगे, यहाँ C बचेगा और यहाँ पे C बचेगा, और ये हो जाएगा कितना 2C, इधर हो जाएगा A और इधर हो जाएगा B। तो इस तरह से A और B के बीच जो कैपेसिटेंस है C + 2C इक्वल टू कितना आ गया 4C। मेन कहानी यही था कि इस कैपेसिटर का देखो दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई, यही तीनों बचे C + 2C 4C आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं प्यारे बच्चों। टेस्ट में ये क्वेश्चन आपको समझ में आया था कि नहीं आया था, इसको कमेंट बॉक्स में ऐसे जरूर कीजिएगा, जिससे आइडिया लगेगा कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे थे। तो फिर आप जब क्वेश्चन बुक से सॉल्व करना शुरू कीजिए, जब 15, 20, 25, 50 क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजाओ जैसे मन में सॉल्व करने लगोगे। 26 नंबर क्वेश्चन। A spherical drop of capacitance 1 microfarad is broken into 8 drop of equal radius. Then the capacitance of each small drop. तो देखो भैया प्यारे बच्चों, बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है हम बता चुके हैं कि बिग ड्रॉप की जो कैपेसिटी होती है, जितने ड्रॉप में उसको तोड़ते हो तो उसका n⁻⁴ इंटू इंडिविजुअल ड्रॉप का कैपेसिटेंस। ये स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस है, ये बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस है। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस दे दिया है। हम लोग जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या है, ईच स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस दिया रहता था और मिला करके बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस निकालना होता है। इसी फॉर्मूले से भी सॉल्व कर लो। देखो ना C का वैल्यू 1 दे दिया है, कितने ड्रॉप में तोड़ा है तो 8 इक्वल ड्रॉप में तोड़ा है। देखो 8 में, तो यहाँ 8 पावर क्या लिख दो 1/3, और C0 क्या करना है फाइंड करना है। तो 8 का क्यूब रूट कितना हो गया 2 हो गया, इंटू C0 आ गया, तो छोटे वाले ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना आ गया 1/2 माइक्रोफैरेड। <clears throat> 27 किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन है ना। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल 19 वोल्ट है, यानी ए का पोटेंशियल बी से क्या है ज्यादा है। तो जब ए का पोटेंशियल प्यारे बच्चों बी से ज्यादा है तो ए से आपको चार्ज लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल हो गया और चार्ज ऐसे चलेगा,
अब किरचॉफ लॉ तुम लगा लो, ए से चलो बी पे रुको, फिर पूछ रहा है कि अक्रॉस द 3 माइक्रोफैरेड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो फिर हम निकाल लेंगे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लेके, पहले चार्ज तो निकालें, इसके लिए ए से चलें बी पे रुकें। इसके लिए हमने चाय नाश्ता मेथड बताया था किरचॉफ लॉ अप्लाई करने का, जिसमें चाय नाश्ता मेथड में जहाँ से इच्छा वहाँ से चलो, जहाँ इच्छा वहाँ रुको। तो ए से चलो तो यहाँ वी ए लिख लो, चार्ज के डायरेक्शन में चल रहे हो तो वोल्टेज हो जाएगा Q अपान सी, सी का वैल्यू हो गया 2। और यहाँ देखो हायर से लोअर, प्लस से माइनस जा रहे हो, हायर से लोअर तो ये -8 हो गया। यहाँ चार्ज के डायरेक्शन में चल रहे हो तो ये हो गया प्यारे बच्चों -Q अपान 3 हो गया। यहाँ देखो लोअर से हायर, माइनस से प्लस जा रहे हो, माइनस है तब प्लस है तो इसमें +15 आ गया, माइनस फिर चार्ज के डायरेक्शन में चल रहे हो तो कैपेसिटर का वोल्टेज हो गया Q अपान कितना 4 इजिकल टू कहाँ रुकना है, बी पॉइंट पर रुकना है। तो हमने ब्रेक लगाने का मेथड बताया था कि कैसे रुका जाता है। तो जहाँ रुकना हो इक्वल करके वहाँ का पोटेंशियल लिख दो। बस यहाँ से अब क्या करो, वी बी को इधर लेते आओ, वी ए माइनस वी बी को हम क्या लिख देंगे 19 लिख देंगे। अब फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए यहाँ से आ जाएगा वी ए और वो वाला टर्म इधर आ जाएगा तो वी बी, और यहाँ से देखो 15 और -8 मिलके हो जाएगा +7। और ये सारे टर्म उधर चले जाएंगे, तो उधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा Q कॉमन और 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/4। ओके, 15 अब प्लस -8 मिलके यहाँ से +7 आ गया। और नेक्स्ट पेज पे देख लें, अब वी ए माइनस वी बी को हम क्या लिख देंगे 19 लिख देंगे, दिया है क्वेश्चन में, जिसको हम 19 लिख देते हैं। आ गया ना 19, तो यह आ गया 19 अब +7, 19 + 7 इज इक्वल टू 19 + 7 इज इक्वल टू Q। और यहाँ पे देखो एलसीएम 12 एलसीएम हो जाएगा Q, और यहाँ एलसीएम कितना हो गया 12। अब देख लो यहाँ पर क्या है 2 है तो बचा 6, और यहाँ 3 है तो 2 3 4, तो 2 है तो यहाँ हो जाएगा 6, फिर 3 है तो हो जाएगा 4, और 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो ये आ गया कितना 26 इजिकल टू Q, और ये आ गया 13/12, ये कट गया तो चार्ज आ गया कितना 24 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। अब पोटेंशियल पूछ रहे हैं 3 माइक्रोफैरेड पर, 3 माइक्रोफैरेड का पोटेंशियल पूछ रहे हैं। इस वाले पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है देखो, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा Q अपान C से, तो Q का वैल्यू आ ही गया और 3 से डिवाइड कर दो, है ना। तो Q का वैल्यू आ गया 24 माइक्रोकूलम अपान 3 माइक्रोफैरेड। 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 3 माइक्रोफैरेड पे। किरचॉफ लॉ अप्लाई करने से देखो कितना अच्छी तरह से सॉल्व हो गया, आंसर आ गया कितना 8 वोल्ट। तो इस तरह से जो किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ लॉ अप्लाई करने का याद करो, हमने चाय नाश्ता मेथड बताया था। चाय नाश्ता मेथड के हेल्प से बड़ा आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद से देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो इसे दे दिया है, ये देखो बड़ा टर्मिनल प्लस होगा, ये माइनस हो गया, कैपेसिटेंस दे दिया है C1 है 1 माइक्रोफैरेड, C1 है 1 माइक्रोफैरेड, C2 कितना है 2 माइक्रोफैरेड है, और E का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट है। लेकिन VA माइनस VB इज इक्वल टू -10 है। देख लो यहाँ दे दिया है VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना -10, है ना। इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो B का पोटेंशियल A से क्या है ज्यादा है, तभी तो VA माइनस VB -10 आ रहा है। तो B इज हायर पोटेंशियल, A इज लोअर पोटेंशियल। तो अब चार्ज बेटा इधर से नहीं दिखाना पड़ेगा भाई, चार्ज हायर से लोअर चलता है, तो चार्ज इधर से दिखा दो, तुम A से B चल कर रुक जाओ। तो चाय नाश्ता मेथड लगा दो, चाय नाश्ता मेथड, A से चलो किरचॉफ लॉ लगा दो, तो VA चार्ज इधर से आ रहा है तो उल्टा चल रहे हो, अब ये प्लस हो जाएगा, सोचो साइन कन्वेंशन, तो हो जाएगा बेटा Q अपान C1 का वैल्यू 1, प्लस से माइनस चल रहे हो हायर टू लोअर, तो ये हो गया -10, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि चार्ज का अपोजिट चल रहे हो तो ये प्लस हो जाएगा। तो Q अपान 2 इज इक्वल टू B पॉइंट पर रुकना है, तो यहाँ का इक्वल करके पोटेंशियल लिख दो। अब क्या करो, इसको इधर रहने दो और इस टर्म को इधर ले उठा लाओ, जिससे कि VA माइनस VB का वैल्यू हमारे 10 रख दें, इसको उधर लेते जाओ, या -10 को यहीं रहने दो, -10 को यहीं रहने दो, इसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा -Q और -Q/2। अब VA माइनस VB का वैल्यू -10 रख दो, दिया है, यहाँ भी -10 रख दो, और ये आ गया -3Q/2 आ गया।
तो ये आ गया -20, -20 इज इक्वल टू -3q/2। तो चार्ज आ गया कितना 40/3 माइक्रोकूलाम का चार्ज आ गया। अब पूछ क्या, अरे यही तो पूछ ही रहा है, देखो 40/3 माइक्रोकूलाम। चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन नहीं दिया है, ये खुद से सोचना है। और उसमें दिया है कि इतना माइनस इतना इतना है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल चार्ज इधर से आ रहा है, तो ए से बी चलो चाहे बी से चलो, सेम आंसर आएगा, सेम। 29 नंबर क्वेश्चन, चार्ज क्यू ऑन ए कैपेसिटर वेरीज विद वोल्टेज। देखो चार्ज और वोल्टेज के बीच ग्राफ दिए हैं, तो अगर यहाँ पर अगर आप एरिया इसका फाइंड करो ना, एरिया, तो एरिया फाइंड करोगे तो हाफ इंटू जैसा एरिया है बेस इंटू हाइट, इसका एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ से आ गया हाफ, और बेस का वैल्यू है चार्ज और हाइट का वैल्यू है v, तो ये आ गया कितना हाफ क्यू वी। और सबको पता है कि हाफ क्यू वी एनर्जी डेंसिटी तो होता नहीं है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी भी नहीं है, ये क्या है स्टोर्ड एनर्जी है। कैपेसिटर का क्या कहलाता है स्टोर्ड एनर्जी। तो देखो एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द कैपेसिटर है, ये तो एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये सही है, क्योंकि हाफ क्यू वी एनर्जी ही तो होता है। एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से देखो एनर्जी आ गया। अब ये 30 नंबर क्वेश्चन है, आज के वीडियो के ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व कराना था, अब एक वीडियो में और सॉल्व कराएंगे, उसमें 15 क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे, पूरे 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस दिक्कत किए होंगे उसकी एनालिसिस जरूर कीजिए, सोल्यूशन उसका देख लीजिए, जिससे कि आपके जो कमी हो, जहां मिस्टेक हो, जहां कॉन्सेप्ट न पता हो, आपका इंप्रूवमेंट हो, सुधार हो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिए हैं, सेपरेशन दे दिए हैं, है ना, एनर्जी डेंसिटी पूछ रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आइडिया होना चाहिए आपको। एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से इंडिकेट करते हैं, और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बोलो, तो हाफ इप्सिलॉन नॉट और ई बराबर होता है v/d, तो हो जाएगा v/d का क्या होल स्क्वायर। बस आप वैल्यू पुट कर दो, हाफ इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ रख दो, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, अच्छा इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अपने तरफ से दिए हैं 10⁻11 जो दिया वही रख दो, और वोल्टेज का वैल्यू रख दो 10/d का वैल्यू क्या पुट कर दो 5 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। बस इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 10⁻11/2, और यहाँ से ये काट दो इसको, तो ये 2 आ गया, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया, और ये 10⁻⁻4 ऊपर जाकर के 10 पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻7 जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या होता है जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी डेंसिटी का यूनिट होता है। देखो ये आ गया, इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, हाफ इप्सिलॉन नॉट कितना ई स्क्वायर, और ई के स्थान पे क्या रख देना था v/d पुट कर देना था। तो इस तरह से आज के वीडियो में 15 क्वेश्चन और जो हमको सॉल्व कराना था आज हमने सॉल्व करा दिया। अब इसके आप एनालिसिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपका मिस्टेक हुआ है, उसको आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे कि इंप्रूवमेंट हो जाए, सुधार हो जाए, और आगे चल के एग्जाम में आपका गलत ना हो। तो एक वीडियो और अपलोड कर देंगे, ठीक है, बहुत ही समय से अपलोड कर देंगे, जैसे कि 45 क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, और आपके जो गलतियां हुई होंगी वो आप सुधार कर सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद।